चलिए, तो आप देखो तो लास्ट में कितना सीखा आपने? लास्ट में कितना बताया? प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया ना? नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैसे, क्या क्या थे, NO था, N2O था, उनका स्ट्रक्चर आपने जान लिया। टोटल कितने किसमें बॉन्ड है वो जान लिया, कोऑर्डिनेट है, कोवेलेंट है, वो आपने जान लिया। उनका कैरेक्टर यानी कौन किस कलर का है, कैसे क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी। अब आगे लिखिए आप, ऑक्साइड्स के बाद ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे? ऑक्सी एसिड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको जानना है। क्या जानना है? ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या है, ध्यान से देखो। HNO2 है, HNO2 ऐसा होता है, ध्यान से देखो, N डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है, OH। HNO2 इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड। और ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। आपने देखा होगा इसके यूजेज कहाँ कहाँ थे? अनस्टेबल। और आपको देखो तो यहाँ इसको NaNO2 प्लस HCl कोल्ड कंडीशन में 0 से 5 डिग्री तक रिएक्ट करवाया जाता है। कोल्ड 0 से 5 डिग्री तक अगर आप रिएक्ट कराओ तो आपको उससे HNO2 प्लस NaCl यही आपको मिलेगा। HNO2 प्लस NaCl। तो ये जो HNO2 है यही है नाइट्रस एसिड, ये अनस्टेबल होता है, ये तुरंत ऑक्सीडाइज डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। एक हो गया HNO2, स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। दूसरा है HNO3। क्या है? HNO3। और HNO3 का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखिए क्या क्या, N डबल बॉन्ड O, और इधर होता है OH, और इधर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। N डबल बॉन्ड O, OH एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और इसको कैसे बनाया जाता है तो ये कंसंट्रेटेड में, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेटेड में क्या करता है? कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 छोड़ता है, ये ट्रिक है। जब भी कई बार सवाल आएगा ना, आपको दिखेगा वहां, आपको लगेगा आपको रिएक्शन नहीं आती है, लेकिन कंसंट्रेटेड HNO3 अगर आपको आता होगा तो आप आंसर बता लोगे। कंसंट्रेटेड HNO3 क्या छोड़ता है? NO2, रेडिश ब्राउन कलर की गैस। तो प्रोडक्ट में NO2 बनेगा और पूछा भी यही जाएगा। मतलब आप ऐसे मान लो आपको एक रिएक्शन लिखी होगी मेटल के साथ, उसमें लिखा होगा कंसंट्रेटेड HNO3 है, तो आप आपसे पूछेगा कौन सी गैस बनेगी, मेटल से जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 होगा हमेशा NO2 गैस ही रिलीज करेगा, और ये होता है रेडिश ब्राउन कलर की गैस। आपको पीछे भी बताया था, किस कलर की? रेडिश ब्राउन कलर की गैस, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होगी। एक बात। दूसरा, अब आता है एक होता है डाइल्यूट HNO3। क्या होता है? डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 आप जानते हो क्या छोड़ता है? ये एन NO छोड़ता है, नाइट NO गैस। और एक होता है वेरी डाइल्यूट HNO3। मतलब आप सवाल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, IIT में ये बहुत बार आया है, ये ट्रिक है एक। अगर आपको इतना आता रहे ना तो आप इसका डिफिकल्ट, आपको जनता को लगता है डिफिकल्ट सवाल है, जबकि ऐसा नहीं है, बस इतना याद कर लो आपका काम हो जाएगा। तीन तरह से तीन गैसेस HNO3 छोड़ सकता है अगर आपने उसको ऐसे माहौल दिए। कंसंट्रेटेड HNO3 होगा तो NO2 गैस रिलीज करता है। क्या करता है? NO2 रेडिश ब्राउन कलर की गैस। अगर डाइल्यूट होगा तो NO गैस रिलीज करेगा, और अगर वेरी डाइल्यूट होगा तो तब N2O गैस रिलीज करेगा। इतने से आपका काम हो जाएगा। मतलब देखो, आपको रिएक्शन आती है नहीं आती उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस ये जानना चाहते हैं कि आपको HNO3 के 3 फॉर्म पता है कि नहीं पता। आपको बस गैस पूछा जाएगा कौन सी गैस निकली,
एक रिएक्शन लिखी होगी, जैसे मान लो लिखा होगा कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो पूछेगा किस कलर की गैस बनेगी। तो कंसंट्रेटेड में आपको पहले से पता है NO2 बनता है, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डाइल्यूट में NO, वेरी डाइल्यूट लिखा होगा तो N2। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड। अब आता है नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होता है। कंसंट्रेटेड HNO3 किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। किसका? क्योंकि ये बताओ ऑलरेडी किस स्टेट में है? ये ऑलरेडी +5 में है, अपने मैक्सिमा पर है। अब बताओ +5 से ये नीचे उतर सकता है सिर्फ, ये क्या और ऊपर जा सकता है? ये सिर्फ नीचे जा सकता है। अगर इसके पास एक ही ऑप्शन है नीचे जाने का, तो दूसरों को क्या करेगा? खुद नीचे जाएगा, तो दूसरे ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब ऑक्सीडेशन, नीचे जाने का मतलब रिडक्शन। तो ये खुद रिड्यूस होगा, लेकिन काम किसका करेगा फिर? हाँ, दूसरों का भला करेगा। ये क्या करेगा? और टीचर भी यही करता है। टीचर जानते हो क्या होता है? पढ़ा रहा होता है ना, वो अपना लेवल नीचे करता है जिससे बच्चों का लेवल ऊपर जाए। समझ पाए? तो एक रेडॉक्स रिएक्शन के जैसा आप मान लो। टीचर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो गया? और स्टूडेंट क्या हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट। वो टीचर के लेवल को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं। जैसा बच्चा होगा ना वैसा नीचे चला जाएगा टीचर। हाँ, ज्ञान बढ़ता है ना, लेकिन उस समय नहीं बढ़ रहा होता है जब क्लास चल रही होती है। मतलब उससे यही बढ़ेगा कि एक बच्चा मतलब बहुत कमजोर है, तो टीचर सोचेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो उसका ज्ञान तो उसके लिए बढ़ा ही ना। उसने यूनिक प्रजाति सर्च की, वो भी ज्ञान ही था। चलो देखो, कंसंट्रेटेड HNO3 किसका काम करेगा? किसका? रिड्यूसिंग एजेंट का कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? बताओ, ये खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये हो गया ऑक्सीडेंट। तो आप लिख लो कंसंट्रेटेड HNO3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडेंट। और अगर पूछा जाए ऐसा क्यों करता है ये, तो आप क्या बताओगे? बोलिए, क्या बताओगे? क्या बताएंगे? आप ये बताओगे कि वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ऐसा होता है। फिर आता है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। देखो किसके लिए, तो आप लिख लो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। यही सबसे ज्यादा फेमस है, वही आपको बता रहे हैं। ये नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन करता है। किसका? नॉन मेटल्स का। तो देखो कौन कौन है, कार्बन है, बोरॉन है, आयोडीन है। उसको बोलते हैं CBI का पुलिस स्टेशन, ऐसे याद रखा जाता है। CBI का पुलिस स्टेशन, ऐसे इन्हीं का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। किसके थ्रू? बताइए, किससे ऑक्सीडेशन कराना है इनका? ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल को भी ये ऑक्सीडाइज करता है। किसमें ऑक्सीडाइज करता है? उनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स में। अगर आप कार्बन को कंसंट्रेटेड HNO3 दे दो, ये बहुत बार पूछे गए हैं, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जानते हो कहाँ जाएगा? कार्बन CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें? CO2 में। अच्छा, तो बोरॉन, बोरॉन को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराओ, तो ये H3BO3 बनाता है। एक्चुअली जानते हो ये CO2 नहीं बनता है, आप उसके पीछे की मैकेनिज्म देखो। बनता है उसका एसिड H2CO3, और आपको मैंने पीछे बताया था H2CO3 अनस्टेबल होता है ना। ये क्या करता है? ये CO2 और वाटर छोड़ देता है, इसीलिए CO2 लिखा था वहां। तो आपको बताना यही है CO2 गैस बने, लेकिन बनता पहले है H2CO3। तो आप इसको इसलिए बताया क्योंकि जिससे आप बाकी भी याद रख सके। हर किसी का एसिड बन जाता है, तो देखो बोरॉन का बोरिक एसिड बन जाएगा, BOH का होल थ्राइस, ये हो गया। बोरॉन किस में चला जाएगा? बोरिक एसिड में। अच्छा आ जाओ, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन होता है I2। I2 को किससे रिएक्ट कराना है? कंसंट्रेटेड HNO3। अब बताओ ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? HiO3 में जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ना, ध्यान से समझिए, अगर मुझे HiO4 बनाना है, क्या बनाना है? तो HiO4, ये HiO3 है ना, आयोडीन +5 में है, आयोडीन +7 में भी होता है। तो HiO4 में कौन भेजेगा इसको? ओजोन भेजता है, वो स्पेसिफिक है, ये बहुत बार IIT में आया भी है। अगर आपसे कहा जाए मुझे HiO3 नहीं, मुझे HiO4 चाहिए, तो आप क्या करोगे?
आप आयोडीन का ऑक्सीडेशन कराओगे किसके साथ? ओजोन के साथ। किसके साथ? ओजोन यानी O3 के साथ। तो आप क्या करोगे? I2+O3 और बेसिक मीडियम हो तो ये जानते हो कहाँ चला जाएगा? HiO4 में चला जाएगा। ये बहुत फेमस सवाल है ये, और आईआईटी में बहुत बार आया, क्योंकि ये काम बड़े बड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर पाए जो ओजोन कर देता है। समझ पाए? इसकी ये फेमस इसीलिए है ओजोन। ये I2 को HiO4 में ले जाता है, वो भी एल्कलाइन मीडियम में। ये देखना, ये बहुत बार आया, अभी पिछले साल भी आया था ये। KMnO4 नहीं कर पाएगा ऐसा काम, K2Cr2O7 नहीं कर पाएगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा नहीं कर पाएगा जो ओजोन को। इसलिए यहाँ कहा जाता है ओजोन ऐसे तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब आयोडीन की बारी आती है तो उसको HiO4 में सिर्फ यही ले जाता है। ये यूनिक ऑक्सीडेंट है इसके लिए। और बताओ पी को कहाँ ले जाएगा? P4 होता है, P4 को कहाँ ले जाएगा? H3PO4 में ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? H3PO4। और देखो, और S8 को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट कराओ, बताओ कहाँ जाओगे? कहाँ? H2SO4 में। हर किसी नॉन मेटल को उसके एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी से आपको याद रखना है, ये कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रॉपर्टी थी। किसकी? कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, बहुत फेमस सवाल है ये। और इसमें आयोडीन वाला तो बहुत ही ज्यादा, कि आयोडीन ही एक ऐसा, I2 को O3CCl से रिएक्ट कराओ इन बेसिक मीडियम तो HiO4 बनता है, और उसी में आयोडीन +7 में होगा। किस में होगा? देखो यहाँ पर +7, आयोडीन +7 तक जाता है। ये बहुत फेमस है, हो सकता है आपको फिर से मिल जाएगी। तो ये HNO3 हो गया, इसके ऑक्सी एसिड भी हो गए, नाइट्रोजन के कंपाउंड सब आपके हो गए पूरे। अब लिखिए आप फॉस्फोरस। क्या क्या लिखना है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती है। बताओ थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? अब आपको लिखना है फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। यही आप पढ़ लो तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ग्रुप 15 पूरा हो जाएगा। फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। तो बताओ फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है? P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या क्या है? बोलिए, एलोट्रोप्स क्या क्या है? कल टेस्ट तो नहीं है आप लोगों का? क्या है? अच्छा AITS है। क्या क्या आ रहा है? पूरी ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन से अमाइन तक, उसमें तो महारत हासिल है आप लोगों को। नहीं? क्या जी, है कि नहीं है? आप बताओ कितने लोगों को है महारत हासिल? हाथ उठाइए। नंबर आने के बाद बस प्रैक्टिस नहीं किया आप लोगों ने। नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया इसीलिए आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है। बहुत आसान, अगर एक बार चीजें याद हो गई ना आपको, समझ लिया आपने, समझ तो लिए, बस एक बार दिमाग में स्टोर हो जाए तो उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, उसी से आपका काम चल जाएगा। तो कल के टेस्ट में कितना नंबर लाओगे जी? केमिस्ट्री में 100 नंबर आ जाएंगे? कल तो ला सकते ना, कल और फिजिकल तो है नहीं उसमें कि न्यूमेरिकल है कुछ है फंस जाओ। तो आएगा, अगर आसान आएगा तो बाजी मार लेना। 100 नंबर कितने लोग लाना चाहते हैं कल केमिस्ट्री में? लाना तो चाहते हैं, लेकिन लाने के लिए आपके अंदर चाहत भी होनी चाहिए। अगर फर्जी चाहत होगी तो नहीं आएगा। सच में आप चाहोगे कि नहीं मुझे लाना है, तो उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। क्या जी बालक? तो आप तो एलोट्रोपिक फॉर्म कौन कौन से हैं? कौन कौन से एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं? ये दो बच्चे नहीं है क्या आज?
लेट आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, हो सकता नहीं आए हो। अरे जो दो तीन बच्चे उधर बैठते थे। कौन कौन? प्रथम नहीं, प्रथम नहीं। एक ही नाम है हर्ष वैभव की दो हैं? चलो। चलो ठीक है। एलोट्रोप्स में देखो क्या क्या है। P4 देखो, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस। क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस। एक होता है रेड फॉस्फोरस। एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है? व्हाइट और ब्लैक। रेड नहीं होता है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल ये है। और देखो, ये भी है। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल। अच्छा, तो डेल्टा एच एफ इसका मतलब वही है। अगर आपसे कहा जाए डेल्टा एच एफ P4, P4 वाइट कितना होगा? 0। डेल्टा एच एफ P4 ब्लैक, ब्लैक फॉर्म का भी 0 होगा। अगर रेड फॉर्म का पूछा जाए तो नहीं होगा। पहला सवाल ये है जो ज्यादा बार आया। रेड फॉस्फोरस होगा तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एल्ट्रोपिक फॉर्म का ही 0 होता है। एक पॉइंट ये आपका हो गया। अब आता है जो जो ब्लैक है ना, वो कैसे बनता है? ब्लैक में भी दो फॉर्म होती है, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। ब्लैक फॉस्फोरस के दो फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से? अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक जानते हो कैसे बनता है? व्हाइट फॉस्फोरस से। बीटा ब्लैक कैसे बनता है? रेड फॉस्फोरस से। अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। ये किससे? ये व्हाइट फॉस्फोरस से बनता है, और ये बनता है रेड फॉस्फोरस से। मतलब व्हाइट वाला भी ब्लैक में कन्वर्ट होता है, और रेड वाला भी ब्लैक में कन्वर्ट होता है। तो एक को बोला अच्छा उससे प्राप्त किया है तो उसका क्या नाम होगा? तो बोला क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो बोले कर दो, अल्फा और बीटा बना दो। एक अल्फा और एक बीटा। ये पूछा जाता है, सर्जन रीजन में आता है। आप बताओगे, पढ़े रहोगे, जानते रहोगे तो बता लोगे। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन कौन है? व्हाइट और ब्लैक, रेड नहीं। रेड के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हाइट से ही तो बनता है। मैच स्टिक बॉक्स देखा? माचिस, उसमें P4S3 होता है, P4 नहीं होता है। P4 ही होगा तो फिर बहुत जहरीला हो जाएगा। P4S3 होता है। नहीं तो जानते हो क्या है? अगर P4 प्योर रहेगा ना तो ऐसे ही रख देंगे तो जल जाएगा। आपको ऐसा करना पड़े, मतलब थोड़ा सा फ्रिक्शन लगाना पड़े, इसलिए इम्प्योरिटी मिलाते हैं सल्फर की। P4S3 होता है एक्चुअल में। ये भी पूछा गया मैच स्टिक बॉक्स पे क्या लगा होता है, तो P4S3 होता है। फॉस्फोरस का सल्फाइड P4S3 पहले आप लिख लो इसमें। अब आता है इसमें मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म कौन सा है? हाईली रिएक्टिव। तो व्हाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव है। इसी की रिएक्शन भी आप देखोगे, इन सब की रिएक्शन आप कभी नहीं देखोगे। जितने भी रिएक्शन आपने फॉस्फोरस का देखा है सब में व्हाइट फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस। वही मोर रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी की वजह पूछा जाता है तो एक्चुअली रिंग स्ट्रेन की वजह से ऐसा होता है। तो आप लिखिए पहला, मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म इज व्हाइट फॉस्फोरस। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल भी है टेम्परेचर के प्रति, लेकिन मोस्ट रिएक्टिव भी है। रिएक्टिविटी अगर पूछा जाए तो व्हाइट का सबसे ज्यादा है, और वही आपको पढ़ना है। व्हाइट फॉस्फोरस वही रिएक्शन करेगा। अगर NaOH से रिएक्ट कराना है तो P4 व्हाइट, इसी से भी रिएक्ट कराना है तो आप लिखिए व्हाइट फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म। मोर रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म। मोर रिएक्टिव
allotropic form, more reactive allotropic form। अब आता है इसका स्ट्रक्चर, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, टेट्राहेड्रल है। कैसा है? टेट्राहेड्रल। इस तरीके का होता है, देखो ध्यान से। ऐसा बना लो। ऐसा होता, देखो यहाँ पर एक पी, अलग कलर से लिखना है इसको। एक पी यहाँ पर, एक पी यहाँ पर, एक पी यहाँ पर, एक पी यहाँ पर, ये होता है। ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है और इसमें जो एंगल मिलता है वो 60 डिग्री का मिलता है। ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है। हाँ, टेट्राहेड्रल होता है, 4 फास्फोरस लगे होते हैं। यहाँ नहीं लगा होता है, यहाँ 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 लगता है। यहाँ नहीं तो यहाँ लगता है वो, समझ पाए? ऐसे सेंट्रल मेटल इसमें नहीं है। नहीं, टेट्राहेड्रल उसी को बोलते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिडल, एक ट्रायंगल बेस पर पिरामिड बनेगा। ये 4 फास्फोरस हो गए ना, ये चारों मिलकर ऐसे। आप इसको किस तरीके से देख रहे हो? नहीं, ये 3 डायमेंशनल है। हाँ, पिरामिडल मतलब चलो ठीक है, मैं जिस तरह से दिखा रहा हूँ ऐसे देखो। ये एक स्क्वायर है, ये ये ऊपर है ऐसे यहाँ। कैसा दिखा? हाँ, ये टॉप है, ये सब बॉटम पे ऐसे। पिरामिडल, टेट्राहेड्रल उसी को बोलते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिडल में 3 ही फेस होता है। नहीं समझ पाए? ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर पिरामिडल में 3 ही फेस होता है ऐसे, 120 पे लगेगा। और टेट्राहेड्रल में 4 फेस होता है। इसमें 4 फेस है, ये टॉप पे ऐसे देखो यहाँ। एक फेस ये वाला हो गया, एक फेस ये वाला हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, तो 4 फेस बनेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। और 60 डिग्री की वजह से यहाँ एंगल स्ट्रेन बहुत हाई है, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन। इसी वजह से ये मोर रिएक्टिव होता है। लिख लो, ये पूछा जाता है व्हाइट फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो जानते हो क्यों है? नहीं समझ पाए क्या? क्योंकि हाँ, इसको मैं यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ जिससे आपको 4 फेस दिखने लगे। एक फेस ये है, देखो, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, देखो। अब आपको दिखने लगा होगा 4 फेस है इसमें। ठीक है, तो ये हाईली एंगल स्ट्रेन में है, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव होता है, वो अपने स्ट्रेन को दूर करता है। तो अब आता है इसकी रिएक्शंस। रिएक्शंस देखो, P4 को जब एयर में रखा जाता है, ध्यान से देखना, और अगर लेस अमाउंट है, एयर सप्लाई मतलब ऑक्सीजन लेवल कम है, तब आप रिएक्शन कराओगे तो P4O6 बनाता है। क्या बनाता है? P4O6। और अगर ऑक्सीजन भर भर के है, एक्सेस में है, तो यहाँ 3 लगता है, यहाँ 5O2 लग जाता है, और इसमें लिखा होता है कि ये एक्सेस में है, तब ये P4O10 बनाता है। ये आपसे पूछा जाएगा इसकी रिएक्शंस।
केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, व्हाइट फास्फोरस की। ये पहली रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एयर O2। लेस अमाउंट में होगा तो P4O6 बनाएगा, ज्यादा अमाउंट में होगा P4O10 बनाएगा। P4O6 का फॉर्मूला बहुत फेमस है, पूछा जाता है। P4O6 में पूछा जाएगा कितने POP बॉन्ड है, कितना सल्फर, कितना फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यही आपको जानना है। तो इतना आपने बना लिया, बनाइए जल्दी। P4O6 का स्ट्रक्चर बनाइए, अगर आपने बना लिया है तो P4O6 का स्ट्रक्चर बनाइए। नहीं, यहाँ एटम नहीं है, मतलब ऐसे जोड़ते हैं ना इसको कि वहां कोई एटम नहीं आता, 60 डिग्री पर ही है बस, हाँ बॉन्ड से बॉन्ड बगल बगल से बने होते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट इनका है कि 60 डिग्री पर आपको ऐसा ये दिखेगा। P4 का यही स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल और 60 डिग्री वाला। कैसा? हाँ नेचुरली ऐसे होते हैं, आप थोड़ी बना दोगे, आपको आप क्रिएचर थोड़ी हो दुनिया के कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे बना दूंगा। जो जो फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है नेचर में वो P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और P4 में बोला गया चार फॉस्फोरस कहाँ लगे हैं, तो चार फॉस्फोरस ऐसे टेट्राहेड्रल लगे होंगे और चारों के बीच में 60 डिग्री का एक एंगल 60 डिग्री का बनता है। और उसी 60 डिग्री की वजह से ये सवाल भी पूछा गया कि 60 कितना डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री की वजह से बताओ sp3 हाइब्रिडेशन में क्या होना चाहिए, सबके पास एक एक लोन पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडेशन है। sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो बताओ कितना बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर अगर है तो आप कहोगे लोन पेयर में 109 नहीं मिलेगा तो 104 मिलेगा, वाटर में मिलता था 104, मिलता था। NH3 में 160 डिग्री मिलेगा, इसमें कितना मिलेगा, इसमें 60 डिग्री होता है। और यही उसकी मोर रिएक्टिविटी की वजह है, क्या है, यही रिएक्टिविटी की वजह भी है कि sp3 होकर भी 60 डिग्री अगर मिल रहा है तो इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव होगा। क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, तो ये उसकी वजह है। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा व्हाइट फास्फोरस के वो इतना रिएक्टिव होने की वजह क्या है, तो आप क्या बताओगे, एंगल स्ट्रेन, कितना एंगल मिलता है, 60 डिग्री। और ये इससे रिएक्ट करके ये बनाते हैं। अब इस पर आते हैं, अभी अभी आप देखोगे जो व्हाइट फास्फोरस से रेड बनता है ना, ध्यान से समझो, व्हाइट से जो रेड बनता है ना, यही वाला बॉन्ड हीट करने से टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। यही वाला बॉन्ड जानते हो क्या होगा, एक्सपैंड होके दूसरे यूनिट्स को जोड़ लेता है। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर से एक टेट्राहेड्रल और जुड़ जाएगा, फिर एक और जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ता चला जाएगा, उसका होता है पॉलीमेरिक चेन। क्या होता है, बहुत सारे टेट्राहेड्रल आपस में डिफ्यूज होकर एक पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं, वो होता है आपका रेड फास्फोरस। क्या होता है, जो व्हाइट फास्फोरस है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल मोनोमेरिक यूनिट में। और जब आप इसी से व्हाइट से रेड में कन्वर्जन करते हो तो ये हीट करने से, वैक्यूम में हीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, वो टूट के दूसरे को आपस में जोड़ लेगा, एक यूनिट दूसरे को जुड़ेगा, दूसरे तीसरे को, ऐसे करते करते एक पॉलीमेरिक चेन बना लेता है। उस केस में बोला जाता है इसका ये वाला बॉन्ड टूटने से एंगल रिलैक्स हो जाता है, उसमें लगता है कब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया, तो ऐसे में उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो आपको बोला जाएगा रेड फास्फोरस अब उतना रिएक्टिव नहीं है। क्या होगा, रेड फास्फोरस उतना रिएक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वही जब ऐसे बनाओगे तो 60 डिग्री यही वाला बॉन्ड बनवाता है, 60 डिग्री बॉन्ड एंगल ये वाला बॉन्ड बनवाएगा, हीट करने से ये टूट जाएगा, फिर यही इसकी जो वैलेंसी बची है वो आगे काम आ जाएगी। अभी आप इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, P4O6 का और P4O10 का, और बताओ उसमें कितने POP बॉन्ड हैं और सबका हाइब्रिडेशन क्या है। या इसमें भी देखो sp3 टेट्राहेड्रल था, तो P4O6 में कितना आ रहा, P4O6 में POP बॉन्ड कितने, कितने 12। P4O6 में POP बॉन्ड आपके कितने, तो आप जानते हैं इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे POP बनाना है, 4 फास्फोरस थे तो आपको
P4O6 के लिए पीओपी पीओपी ऐसे आपको 4 बॉन्ड पहले बना लेना है। एक थोड़ा ऐसा कोशिश करो कि स्क्वायर जैसा बने। पीओपी पीओपी लिखना है ऐसे, देखो ध्यान से, एक पी यहाँ लिख दो, 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 फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ बीच में ओ लगा देना, नहीं तो स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है। ये टेक्निक है कि एक ही बार में आपका सही स्ट्रक्चर बने, और कोई वजह नहीं। ठीक है, ये पीओपी हो गया। अब आप ऐसे बीच से भी एक पीओपी बना दो, तो कितने हो गए? 4 वो था, एक ये हो गया, एक इधर से बना दो, इधर से। कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं? तो ये हो गया आपका P4O6। P4O6 में यहाँ पर एक लोन पेयर पड़ा है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी एक लोन पेयर है। बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना, कितना हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बोलो। इसका sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। अब बताओ नंबर ऑफ पीओपी, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने इसमें, कितने? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने? 12 वालों का भी गलत है। पीओपी की बात हो रही, पीओपी, ये है पीओपी। एक, एक, दो, तीन, चार, एक 5 और एक 6। अब अगला पूछा जाएगा नंबर ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स। नंबर ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितने हैं? कितने बताओ? एक कितने बना रहा? 3। इधर देखो, एक 3 बना रहा, टोटल कितने? 4। तो ये हो जाएगा 12। कितने फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? 4। अच्छा, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स कितने हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कितने हैं? कितने? यहाँ देखो, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी है, तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी है। तो टोटल गिन के देखो कितने फॉस्फोरस है? 6 और 4 ये 10। तो यहां से अगर पूछा जाए नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स कितने हैं? तो ये आपको मिलेंगे 10। अब आप इसी का P4O10 बनाओ, जानते हो क्या करोगे? बोलो। डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यही जो लोन पेयर बचा है, इसी में आप डबल बॉन्डो 4 जगह लगा दो, P4O10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P4O10। उसमें पीओपी बॉन्ड कितने निकलेंगे बताओ? उसमें पीओपी बॉन्ड 6। अच्छा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड अब उसमें बढ़ जाएंगे, 16 हो जाएंगे, क्योंकि पी डबल बॉन्ड ओ भी तो बनेगा। तो 4 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और एक ये डबल बॉन्ड ओ। डबल बॉन्डो को 2 बॉन्ड मत मान लेना, गलत हो जाएगा। तो टाइप ऑफ बॉन्ड है। यहां तक बना लिया आपने? चलिए P4O10 का बनाओ। क्या बनाना? P4O10। P4O10 में क्या करोगे? पहले आप बताओ कौन कौन सा बॉन्ड और कैसे कैसे बनेगा। तो एक हो गया आपका P, फिर O, फिर P, फिर देखो POP, इधर भी POP, फिर इधर भी POP, ऐसे इधर देखो POP, इधर देखो POP। अब क्या करोगे? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O। पीओपी बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने? 6। द फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स ये हो जाएंगे 16। हाइब्रिडेशन ऑफ फॉस्फोरस बोलिए जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस कितना? अभी भी क्या sp2 या sp3? अब एक सिग्मा एक पाई बढ़ा है, इसमें लोन पेयर नहीं है तो एक सिग्मा भी तो बढ़ा है, sp3 होगा।
तो देखो P4O10 भी हो गया, P4O6 भी हो। अगला लिखो अब हेलोजन के साथ रिएक्शन। अभी था ऑक्सीजन से, अब लिखे रिएक्शन विथ हेलोजन Cl2। बता Cl2 से क्या बनेगा ये? Cl2 से PCl3 भी बनाता और PCl5। लेस अमाउंट में होगा तो PCl3 और ज्यादा अमाउंट में होगा तो PCl5। तो आप लिख लो रिएक्शन विथ PCl5 दूसरी रिएक्शन। सॉरी सॉरी, रिएक्शन विथ Cl2। रिएक्शन विथ Cl2 किसके साथ? तो आप बताओ P4+3Cl2। लेस अमाउंट में होगा तो कुछ और बनेगा P4+Cl2 और यहाँ बनेगा P4O10। यहाँ बनता है P4O6, यहाँ बनता है P4O, अरे सॉरी सॉरी, PCl3। PCl3 और यहाँ बनता है PCl5। यहाँ देखो 4 है तो यहाँ 4 लिख दो, ये 12 हो गया तो यहाँ 6 कर दो बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर 4 लग दो यहाँ, तो ये 20 हो गया, यहाँ 10 कर दो। ये कंप्लीट और बैलेंस है। ये लेस अमाउंट में बोला जाएगा तो ये होगा, और एक्सेस में बोला जाएगा तो ये होगा। मतलब कम सप्लाई दो ऑक्सीजन की तो PCl3 पाओ, ज़्यादा सप्लाई दे दो मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई दे दो तो ऐसे केस में PCl5 बन जाएगा। PCl3 का आपको पता है sp3 होता है। अच्छा तो सॉलिड PCl5 हो तो sp3 है, इसका sp3d है, d ऑर्बिटल dz² है। लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में हो तो जल्दी बोलो, इन सॉलिड स्टेट या सॉलिड PCl5। जानते हो क्या होता है? ये PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसका केटायनिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? केटायनिक। और ये होता है एनायनिक। कई बार यही सिर्फ लिख कर आया है कि आप केटायनिक पार्ट में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन बताओ या एनायनिक पार्ट में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन बताओ। तो बताओ केटायनिक पार्ट में क्या आएगा? sp3, इधर sp3d2। तो देखो ये हो गया रिएक्शन विथ, इनका इनका शेप ज्योमेट्री थोड़ी बताना है। ये ट्रायंगुलर क्या होगा? ये पैरामिडल होगा, ये ट्रायंगुलर बाई पैरामिडल होगा। एक्सियल बॉन्ड्स, इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों होते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ। हाँ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। इसीलिए जब PCl5 को हीट किया जाता है ना, तो सबसे पहले वही दो बॉन्ड टूटते हैं। ये आपने इक्विलिब्रियम में सीखा है। बनते बिगड़ते रहते हैं, वो टूट जाते हैं फिर जुड़ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, वही दोनों बॉन्ड। तो ये इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था। वही एक्सियल वाले दोनों टूटते हैं फिर जुड़ जाते हैं, फिर टूटते हैं फिर जुड़ जाते हैं। तो ये होता रहता है ऐसे। ट्रायंगुलर बाई पैरामिडल से पैरामिडल और दो Cl निकलता है, फिर जुड़ता है, फिर निकलता है, फिर जुड़ता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आप देखो रिएक्शन विथ Cl2 भी हो गया, O2 भी हो गया। अगला लिखो रिएक्शन विथ NaOH इन कोल्ड कंडीशन। रिएक्शन विथ NaOH। NaOH से बहुत फेमस रिएक्शन होती है इसकी, P4 की। जानते हो क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन। क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन। और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने रेडॉक्स में बैलेंस भी किया था। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, क्या बोलते हैं? रिएक्शन विथ NaOH। रिएक्शन विथ NaOH। ध्यान से देखो, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट करता है, रेड नहीं। अगर P4 व्हाइट लिखा हो और साथ में NaOH लिखा हो तो जानते हो क्या आपने ये रेडॉक्स में पढ़ा था? PS3 बनता है प्लस
NaHPO2 बनता है। क्या बनता है? PS3 और NaHPO2। अब बताओ, इसमें आपसे यही पूछा जाएगा N फैक्टर कितना है, और यहाँ होता है +1। देखो यही है, NaH2PO2, सॉरी, NaH2PO2, तो फॉस्फोरस +1 में आ जाएगा। अब आप बताओ फॉस्फोरस का क्या हुआ है? ये रेडॉक्स में नहीं पढ़ा था क्या आपने? बोलो, भूल गए या? तो एन फैक्टर इसका N1 कितना आ रहा है जब ये रिड्यूस हो रहा है यहां से? N1 बराबर कितना? 4 फॉस्फोरस है ना, 4 × 3, तो 12। N2 बराबर 4 × 1 यानी 4। अब बताओ N फाइनल कितना होगा? जल्दी बोलिए, N फाइनल पता है क्या होता है डिस्प्रपोर्शनेशन में? N1N2/N1 + N2। N1N2/N1 + N2 तो कितना होगा? 12 × 4/12 + 4 कितना आ गया? 48/16 यानी 3। N फाइनल आ गया। अब बोलो इक्वलेंट वेट कितना हुआ इसका? यही तो पूछा जाता है, इक्वलेंट वेट बताओ, तो ये आपने पढ़ा है। M/N फाइनल पता है कितना? M/3 कितना आ जाएगा? M/3। अगर बताओ यही व्हाइट फॉस्फोरस के बदले रेड होता तो? जल्दी बोलो, तब क्या करोगे? हाँ, ये लिख लो, यहाँ नो रिएक्शन आएगा। ये आ चुका है, ये अपनी तरफ से हमने नहीं बनाया है, ये एग्जाम में आया। व्हाइट की रिएक्शन होती है, ब्लैक की रिएक्शन रेड की नहीं होती। रेड रिएक्ट ही नहीं करेगा। मैच स्टिक बॉक्स में ये लगा होता है, कौन सा? रेड फॉस्फोरस। तो आपको उसको रगड़ना पड़े ऐसे, तभी माचिस जलती है। ये व्हाइट फॉस्फोरस है, और आपने जो पीछे अभी लिखा था ना, वो सब व्हाइट फॉस्फोरस ही थे। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा फॉस्फोरस है यहाँ, तो लिख लो व्हाइट, रेड मत लिख लेना, रेड तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये था ना व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। O2 में भी, O2 वाला कहाँ है? पीछे ही था ना। हाँ, इधर देखो, ये जो रिएक्शन आपने देखा है, ये क्या था? व्हाइट। लिख लो, नहीं तो कई बार क्या है ना, यही पूछ लिया जाए रेड फॉस्फोरस था कि व्हाइट था, नहीं जानते रहोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये इस हर जगह पर व्हाइट फॉस्फोरस लगा होता है, और व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन करानी है, ये है, ये बनेगा। अगला पार्ट देखो क्या है, हेलोजन से रिएक्शन होगी, NaOH से हो गई, हो गया। अब व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर लिखो, इसका व्हाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा अभी बताया था, कैसा होता है? लीनियर पॉलीमेरिक, हाँ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तक आपने बना लिया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बस एक पार्ट है, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। रेड, व्हाइट बता दिए, रेड का देखो कैसा होता है। पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, ध्यान से देखो। आप जो ये बना रहे थे वही बनाओगे ऐसे। ये वाला जो बॉन्ड आप बना रहे थे वो बनेगा ऊपर से नीचे, ये वाला। अब ये वाला जो बॉन्ड आप यहाँ लिखते थे वो यहाँ नहीं रहेगा, ऐसे। इधर से आपको जोड़ना है।
ऐसे आप इसको कॉपी कर लो। आपको बनाना है ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर दिखाने के लिए। इसको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा ऐसे, तो यहाँ से, इसको यहाँ से, तो यहाँ से। तो आप देखो ये P है, ये P है, ये P है, ये P, ये P। इसमें आप थोड़ा, यहाँ जगह कम थी, आप बराबर गैप रखना। ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका? टेट्राहेड्रल रेड फास्फोरस, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। मतलब एक एक टेट्राहेड्रल यूनिट आपस में ऐसे जुड़ी होती है, और इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन कम हो जाता है, लेस एंगल स्ट्रेन है। लेस एंगल स्ट्रेन, और लेस एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या है, बोलो? लेस एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या है? ये लेस रिएक्टिव है। क्या है? लेस रिएक्टिव। क्या है? लेस रिएक्टिव, और लेस रिएक्टिव है, इसी वजह से इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। मैच स्टिक बॉक्स में यही लगा होता है, वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। P4S3 कहाँ लगा होता है? मैच स्टिक बॉक्स, सॉरी, P4S3, S8 नहीं। चलो लिख लो, ये P4S3 कहाँ होता है? इन मैच स्टिक बॉक्स। ये इनर्ट होता है, ऑलमोस्ट इनर्ट। चलो अब लिखो आप ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या लिखना है? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। टेट्राहेड्रल जैसा आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर तो मैं दिखा देता, देखो। ठीक है, अब दिख गया? पीछे से नहीं दिख रहा होगा आपको ऐसे, पीछे जाके देखने लगो, ऐसा नहीं। अब दिख रहा होगा टेट्राहेड्रल जैसा। क्या हुआ? अलग है, सही कर लो उसको, चलो हो गया। चलो ये व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस हो गया। अब लिखिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या लिखना है? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। यही लास्ट पार्ट है, ये आपका चैप्टर हो जाएगा ग्रुप 15 पूरा। क्या है? अच्छा ये टॉपिक है, हाँ, ग्रुप 15 है। अभी तो ये चैप्टर लंबा है। बताओ क्या क्या होता है, ध्यान से देखो। S3
PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O7, HPO2 का होल n, HPO3 का होल n। आपको याद होगा इसमें आपको बोला था एक n फैक्टर के लिए एक ऑक्सीजन कम कर देना, तो एक्चुअली एक P डबल बॉन्ड O में चला जाता है, एक OH होता है, एक H होता है। ये है पहले वाले का। दूसरे वाले के लिए P डबल बॉन्ड O, OH और OH, तीन थे, एक H रहेगा। इसका P डबल बॉन्ड O, इधर क्या OH, OH और OH, और इधर देखो H4P2O7, POP, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH और OH, ये H4P2O7 है, गिन लो। H4P2, दो दो चार दो छः एक सात, H4P2O7। इसका एन फैक्टर कितना है जरा बताओ। इसका एन फैक्टर है 1, इसका एन फैक्टर है 2, इसका एन फैक्टर है 3, और जो अभी अभी बनाया ना इसका एन फैक्टर है 4। H4P2O7 का इधर देखो HPO3 का होल एन, ये एक पॉलीमर होता है। क्या होता है पॉलीमर, जान तो कैसा बनता है। P डबल बॉन्ड O, P, फिर से डबल बॉन्ड O, फिर से P डबल बॉन्ड O, फिर इधर है O, ऐसे 6 मेंबर रिंग बना दीजिए। बताओ क्या हुआ ये। P O कितना है, दो दो चार दो छः, ठीक है। कहाँ पर एक OH होगा, एक इसमें से जो PO है ना, HPO3 लिख दिया हमने, क्या है ये, तो HPO3, P कितना है 3, होल एन नहीं, पहले ट्राइमर बनता फिर पॉलीमर बनता, तो होल थ्राइस करिए। SPO2 का होल थ्राइस लिखना है, SPO2 का होल थ्राइस। तो P कितना, P कितना बोलिए, P कितना, 3, 3 P है, 3 P है। O कितना है, कितना O है, 6 है। H, H कितने होने चाहिए, 3, तो जान तो क्या होगा, हाँ यही होगा OH OH OH। OH OH OH, ये होता है ट्राइमर। SPO2 का होल थ्राइस, ट्राइमर। इनका इक्वलेंट वेट बताओ। इक्वलेंट वेट m/1, इसका m/2, इसका m/3, इसका ज्यादा पूछा गया, इसका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम भी पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इक्वलेंट वेट कितना, m/4। चलो ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस हो गए, आपका नाइट्रोजन फैमिली हो गया कंप्लीट। अमोनिया के बारे में बता दिया था, N2 बता दिया था, HNO3 बता दिया। अच्छा एक चीज बस बचा है, फॉस्फीन PS3 कैसे बनता है, कैसे, ALP की हाइड्रोलिसिस करा के भी आप बना सकते हैं। और एक लिख लो, एक कंपाउंड और, PS3 नहीं, सिर्फ फॉस्फीन PS3।
लास्ट ये पूरा हो जाएगा, फिर आपको अभी टाइम है, अभी है, तो आपको ग्रुप 16 लिखवा देते हैं। अगला आप लिखो PS3। PS3 कैसे बनता है जरा बताओ। PS3 जानते हो कैसे बनता है? AlP को हाइड्रोलाइज करा दो और P4 को NaOH से रिएक्ट करा दो, और ये P4 वाइट होना चाहिए। चलो प्रोडक्ट बताओ। क्या हो गया, हंस क्यों रहे आप लोग? बोलो जी, क्यों हंस रहे आप लोग? क्या है? AlOH देखो, एल्युमिनियम +3 है और फॉस्फोरस 3- है, तो ऐसे केस में क्या होगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस प्लस PS3। इधर आओ, इधर क्या है, PS3 प्लस Na2HPO2। हाँ, Na2HPO2 होता है। एक चीज हमने पीछे थोड़ा सा गलत हो गया था, उसको सही कर लो जाके। Na2HPO2 था, ये यहाँ ना लग के Na2HPO2। तो आप देखो यहाँ PS3 बना है, यहाँ पर PS3, ये गैसेस है। किसमें? नहीं, ये एक ही बार में थोड़ी बैलेंस करके देख लोगे आप। रिडॉक्स की बैलेंसिंग बताया था, उस हिसाब से करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, रिडक्शन हाफ लिखो, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करो, तब बैलेंस होगा। डायरेक्ट यहाँ से बैलेंसिंग नहीं होगी। अब आता PS3 क्या है जानते हो? ये एक पॉइजनस गैस बनाता है। PS3 जब O2 में रिएक्ट करता है, तो जानते हो क्या बनाता है? क्या बनाता है? PS3 O2 से रिएक्ट करके P2O5 प्लस H2O बनाता है। ये 2 बार लिख दो, देखो कितना बैलेंस करो इसको जरा। P2 हो जाएगा, O कितना हो जाएगा, O5 हो जाएगा, और वाटर कितना होगा, 3H2O होगा। तो ऑक्सीजन 5 3 8 हो गया, ये 4 लिख दो, ये हो जाएगा। और PS3 को रॉटन फिश स्मेल जैसा ये पहचान की जाती है इससे। PS3 में क्या होता है, रॉटन फिश लाइक स्मेल। PS3 का कैसे पहचानते हैं, रॉटन फिश लाइक स्मेल होता है। CA3P2, ध्यान से देखो, प्लस C2H2, एसिटिलीन और कैल्शियम फॉस्फेट, ये मिलाए जाते हैं, इसी को होल्म सिग्नल सिग्नल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? होल्म सिग्नल में यूज किया जाता है। CaCN का होल ट्वाइस प्लस N2, CaCN2 प्लस N2, इसको नाइट्रोलिम बोला जाता है। इसके जैसा ही है, पूछा जाता है। होम सिग्नल में ये यूज होगा, और नाइट्रोलिम ये होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट। अगर DPP लाए हो तो उसके सवाल कर लो कुछ, नहीं तो आगे लिखो ग्रुप 16।
एक बार देख लो जरा, जल्दी से रिवाइज कर लो क्या क्या चीजें बताया गया नाइट्रोजन फैमिली में। नहीं नहीं, आप जिसका सब्जेक्ट पूरा नहीं है उससे क्लास लगवा लोगे। कल टेस्ट है ना, तो टेस्ट पे ध्यान दो, अभी रिवीजन करो, टेस्ट दो, इसके बाद जाकर आराम करना। हाँ पूरा हो गया तो नंबर ला के दिखाओ, नंबर लाते नहीं हो फिर पूरा करने से कैसे मान लो पूरा हो गया। 50 से ऊपर सब में लाओ, बाकी चलो केमिस्ट्री में 80 मान लेता हूँ, 70 80, बाकी में 50 50, तब आपके अच्छी रैंक आएगी, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। और अगर एक में 80 लाओगे बाकी। बात है, यही सही बात है। प- क्या, 50 50 नंबर बाकी में लाओ, और 60 70 नंबर लाओ। 60 क्या, 70 80 90 अपनी श्रद्धा के हिसाब से, आप जितना ला सकते हो। आपकी कितनी, उसी जितना मेहनत करोगे उतना आएगा। और 50 नंबर लाने के लिए 12 12 क्वेश्चन करना है, ज्यादा नहीं करना है, आधा ही करना है। हाँ तो 48 हो गया, गलत मत करना, उसको भी 50 मान लेंगे। तो 13 13 क्वेश्चन कर देना, या 14 14, चलो आइडियली 15 15 मान लो, 15 15 15। 25 में से 15 नहीं होगा तो फिर एक साल क्या किया आपने। और बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, पेपर आसान ही आता है, बस बच्चे तैयारी करना छोड़ देते हैं। समझ पाए। आसान पेपर आता है, बस ये होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट चीजें बीच में आ गई होंगी तो आपने पढ़ाई छोड़ दी है, जबकि आएगा आसान है। फेरस सल्फेट से नाइट्रोजन का ऑक्साइड, चलो वो लिखवा दे रहा हूँ। FeSO4 होता है, H2SO4 होता है, प्लस NaNO2 होता है, इससे NO बनता है, यही लिख लो। NO गैस बनता है। ठीक है, चलो आगे लिखो, ग्रुप 16। नहीं लिख पाए क्या। एक बार आप जल्दी 5 मिनट में जरा रिवाइज कर लो, फिर ग्रुप 16 लिखवाते। जितना पढ़ाया अभी रिवाइज करो, एग्जाम दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसी में से आपको मिलेगा, मेन मेन चीजें लिखवा दिए हैं। क्या ही बालक सो गए। कोई नहीं, सोते रहो। इसमें पी ब्लॉक नहीं है, किसका है ये। बाकी बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कल के। दो क्लास नाइट्रोजन फैमिली में लगती है।
क्या हुआ जी? BOH का होल थ्राइस स्पीसीज बोलते हैं। चलो फिर आगे लिखते हैं। ग्रुप 16। ग्रुप 16 में कौन कौन है जरा बताओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलेनियम। चलो ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। सेलेनियम? चलो एटॉमिक साइज का ऑर्डर बोलो। अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने, इधर कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर पोलोनियम होता है। चलो आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। हाँ, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलेनियम, फिर पोलोनियम। एक चीज जो आपको याद रखना है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो है इसके बाद में, और वो है डेल्टा एच ई जी। हाँ, इसका फॉर्मूला, ये मतलब आप कुछ याद करके जाओ या ना जाओ, इसको जरूर पढ़ के जाना। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला जाता है। सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, और सबसे आगे लास्ट में होता है ऑक्सीजन विथ नेगेटिव साइन। अगर आपको याद हो तो मैंने इसकी वैल्यूज भी लिखवाया था। क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। हाँ, कितना? -141, -200, -196, -178, -168। तो इसका सबसे कम है, देखो ये इसीलिए पीछे भाग गया था, किलो जूल पर मोल है। और इस फैमिली में ऑक्सीजन का ही डेल्टा एच जी सबसे कम है। और एक बात और याद रखना, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव। ये याद है सबका। ऑक्सीजन का ही पूछा गया लेकिन होता सबका है। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था, कहाँ? पीरियोडिक टेबल में। डेल्टा एच ई जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो डेल्टा एच ई जी वन ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? माइनस। डेल्टा ई जी टू सबका पॉजिटिव होता है। ओवरऑल दोनों का सम क्या होता है? नेगेटिव। मतलब पहले वाले में बहुत ज्यादा हीट निकली है, दूसरे वाले में देना पड़ा है, लेकिन ओवरऑल नेट में इतना हीट निकलता है, 141 किलो जूल हीट निकलेगी। शुरुआत में आपने बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, दूसरे में देनी पड़ेगी, तो उनका सम होता है ये। टोटल नेट में -141 है। तो देखो आपका आ गया एटॉमिक साइज, एडिशन, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी। ये आप इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं। आपको बताया था हमने, इनमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। अभी हेलोजन आएगा, उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है।
अगला हेलोजन है। तो अब देखो इसमें क्या क्या जानना है, आगे इनकी जनरल प्रॉपर्टीज लिखिए। ये जनरल प्रॉपर्टीज ही तो थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ क्या आएगा, ईसी क्या आएगा, NH2NP4, NH2NP4। अब आप लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप पहला लिखो, इन सब की रिएक्शन कराना है किसके साथ, मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल। लिखो रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल। बताओ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सब क्या बनाते हैं, क्या, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल के, वही पूछा जाता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्कली और एल्कलाइन होंगे तो बेसिक डी में तीनों बनते हैं, डी और एफ ब्लॉक वाले। चलो ध्यान से देखो क्या क्या है। एल्कली मेटल हो Na जब O2 से रिएक्ट करेगा तो Na2O बनाएगा। कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनाएगा। मैग्नीज रिएक्ट करेगा तो बोलो MnO2 बनाएगा, Mn2O3 बनाएगा, Mn2O5 बनाएगा, Mn2O7 बनाएगा। ये सब बनाता है। अब आपको ध्यान देना है, एल्कली मेटल बेसिक लिख लो ये। एल्कली मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। क्या क्या, एल्कली और एल्कलाइन। आगे एल्कली और एल्कलाइन। इसके बाद डी ब्लॉक में देखो लोअर, लोअर वाले बेसिक होंगे। डी ब्लॉक में एक रूल चलता है, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर वाले बेसिक, बेसिक। इंटरमीडिएट स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, एसिडिक होते हैं। ये रूल है। जैसे Mn2O7 कैसा होगा, Mn2O5 एसिडिक होगा। ये ऐसा मत याद रखना कि हमेशा मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक भी हो जाते हैं। CrO3 बताओ क्या होगा, क्रोमियम +6 में है, कैसा होगा, हाँ एसिडिक, मैक्स में है तो एसिडिक होगा। ये है एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड का नेचर आपको बताया। अब आता है नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। एसिडिक नॉन मेटल CO2 NO2 ये सब कैसे हैं, SO2 SO3 Cl2O7। मेटल रिएक्ट करके तो एसिडिक ये बनाते हैं, नॉन मेटल एसिडिक। लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, याद है न्यूट्रल कौन से,
CONO N2O लिख लो अलग से, इसी में CONO N2O न्यूट्रल होते हैं। CONO N2O ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, बट याद रखना, हाँ ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड, चलो इतना कर लो, अगली क्लास में आगे कराएंगे। मेन मेन चीजें आपने लिख लिया है, यही रिवीजन कर लेना, वाइवा होगा तो पूछा जाएगा ये। ठीक है, हर एक चैप्टर को आप पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। अब आपका ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगा अगली क्लास में, और उसमें हेलोजन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद इनर्ट गैस, फिर बोरॉन और कार्बन। बोरॉन कार्बन बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, छोटे ही हैं। तो अगले वीक में 2-3 दिन लगेगा, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। अभी कुछ चैप्टर, एक पैकेज आपका और होगा, है ना? कौन सा? वो सब एडवांस में आता है, मेंस में नहीं आता, इसी में नहीं है, एक पैकेज और होगा उसमें। उसमें अभी बहुत सारे, हाँ सॉलिड स्टेट है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, सरफेस केमिस्ट्री है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पॉलीमर है। वो सब आपको एडवांस में आता है, इसमें नहीं आएगा। तो पहले आप मेंस का एग्जाम दोगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो एडवांस की क्लास चलेगी, उस समय वो सब पढ़ाया जाएगा। जिसको डाउट पूछना है वो रुक जाएंगे अभी। देखो डाउट के लिए क्या है, आपके नंबर भी थोड़े बहुत ठीक ठाक अगर टेस्ट में आते रहे तो डाउट बताने वाले को दिक्कत नहीं होगी। आप टेस्ट में नंबर लाओ।